हेलो दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों की मैं घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ बाहर गया हुआ हूँ और ये जगह अमृतसर है। अमृतसर से यहाँ के लिए हम लुधियाना से निकलते हैं अमृतसर के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। स्टेशन पहुँचने के बाद यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं। और वेट किसका कर रहे हैं? ट्रेन का। टाइम है वैष्णो देवी में चलने के बाद मेरी मम्मी के पैर थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, फट चुके हैं। और फिर हम पहुँचते हैं अमृतसर। अमृतसर देख रहे हैं, सुबह का समय है, 3 बजे का। थोड़ा ठंडा मौसम है, मेरे भाई को ठंडी लग रही है। ये बाहर अमृतसर का स्टेशन है जो कि काफ़ी खूबसूरत। बाहर निकलते जैसे कि आपको बता दूं, स्वर्ण मंदिर जाने के लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। यहाँ पर स्वर्ण मंदिर के पीले कलर की बसें लगी होती है, जिससे हमें मिल चुकी है। इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री सेवा है जो कि बाबा के दरबार पहुँचाया जाता है। इसमें हम बैठ जाते हैं, जितनी भी सवारी होती हैं उतना बैठा के निकल दिया जाता है। किसी का यहाँ पे वेट नहीं होता। सुबह के 4 बज चुके हैं, हम बस में बैठ चुके हैं। बस हमारी स्वर्ण मंदिर के रवाना हो चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रात का समय है, काफ़ी सुनसान है, बट लाइटिंग और टूरिस्ट प्लेस है तो अच्छी जगह तो होगी ही। फिर हम पहुंच जाते हैं, बस से उतरते हैं और स्वर्ण मंदिर के बाहर निकलते हैं। बाहर का माहौल यहाँ पर फॉरेन टाइप का है, विदेश की तरह यहाँ पर मार्केटें बनाई गई हैं। सुबह का समय है, फिर भी यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है। ऐसा नहीं कि रात का वक्त है और अंधेरा हो, लाइटिंग्स ना हो, डर लग रहा नहीं। अब ये मार्केट्स आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर मार्केट हैं। यहाँ की बनावट, यहाँ का जो कि फैशन सेंस, यहाँ के जो दुकान हैं काफ़ी सुंदर हैं। जो कि रात का समय है, दिन का समय होने पर तो आप सोच सकते हैं कितना सुंदर लगेगा। और धीरे धीरे करते हुए हम स्वर्ण मंदिर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहली बार है स्वर्ण मंदिर, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट काफ़ी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अच्छी जगह है। देखने में मैंने आज तक फ़ोटो में देखा है, असलियत में देखने का जो एक एक्साइटमेंट है, जो कि खुशी है, वो अलग ही है। और ये सामने आप देख सकते हैं, स्वर्ण मंदिर के सामने का बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जाते ही, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कहीं भी कोई भी 1 रुपये का चार्जेस कुछ भी नहीं है। फ्री सेवा हर जगह। ये जूता चप्पल यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। जूता चप्पल जमा करने के बाद यहाँ पर आप कोई चार्जेस ना दें, अपना सामान जमा करें, उसके बाद अंदर की तरफ आगे की तरफ रवाना हो जाएं। आगे जाते ही आपको सामान कुछ नहीं लेके जाना है, सिर्फ आपको अपने नहाने का सामान लेके जाएं। और फिर अंदर आप बाहर देख रहे हैं, सब लोग अपना सो रहे हैं, सुबह का समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जिसको जहाँ जाना है, आप सोने की व्यवस्था भी अच्छी खासी है। फिर अंदर की तरफ हम रवाना हो जाते हैं। अंदर जाते ही मेरी आंखें बहुत ही चकाचौंध हो जाती हैं। एक अंदर खुशी होती है। देख रहे हैं आप स्वर्ण मंदिर कितना खूबसूरत है, कितना ही लुभावना है, कितनी ही शांति है। ये रात का दृश्य है, जिसे आप देखकर आपकी आंखों में, आपके अंदर एक अलग सी आनंद की अनुभूति होगी। दर्शन के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, सरोवर में अपने आप को शुद्ध कर दर्शनार्थी यात्री अपना नहा धोकर बड़े स्वच्छ होकर आगे दर्शन के लिए बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर नहाने के बाद हम आगे के लिए बढ़ते हैं। फिर अपने सामान को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, क्योंकि सामान को हम लेकर घूम नहीं सकते, इसे हमें जमा करना होता है। और सामान को हम पूरा क्लोज़ करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हम लाइन लगा लेते हैं। देख सकते हैं कितनी भीड़ है। सुबह के 4:30 बजे का समय है, कितनी भीड़ है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है। और रश इसलिए है कि सुबह अरदास होती है, जो प्रथाएँ होती हैं, जो धर्म के अनुसार यहाँ पर कामकाज होते हैं, उनको देखें। अब जितनी भीड़ है, कितनी यहाँ पे दर्शन के लिए लाइन लगी हुई हैं। यहाँ दर्शन आराम से करें। यहाँ पर बुज़ुर्ग, बूढ़े, जवान सभी सेवाओं में लगे होते हैं। कोई इसमें भेदभाव नहीं होता, कोई किसी का चेहरा नहीं दिखता। जिसको सेवा करने का मौका मिलता है वो पूरा सेवा करता है। और दर्शन के बाद हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये दिन का समय है, जैसे आप रात में देख रहे हैं कितना सुंदर है, मगर दिन में भी इसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं होती। बहुत ही सुंदर बनावट है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है, बहुत ही शांति है, बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही आनंदमय जगह है ये। उसके बाद हम जैसे आप ये पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ की भी एक मान्यता है, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए इसके बारे में पूरा बता नहीं सकता आपको। फिर दर्शन के बाद हम लंगर की तरफ जाते हैं। लंगर में हम खाना खाते हैं। मैंने जैसा आपको बताया फिर से कि यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप यहाँ दर्शन के लिए आए तो आपको खाना फ्री है, चप्पल जूता फ्री है, नहाना धोना फ्री है, सब कुछ। फिर दर्शन के बाद हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जैसे आपने रात में ये मार्केट्स देखी थी, अब दिन में ये मार्केट देखिए। सुंदरता में कोई कमी नहीं है। और यहाँ की चहल पहल कितनी अच्छी। यहाँ पर आप अपने सुविधाओं के अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। फिर दर्शन के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके जस्ट बगल में जलियांवाला बाग, जो हत्याकांड हुआ था, वो बाग इसके बगल में, वो ये वही बाग है जिसमें जनरल डायर द्वारा किया गया जनसंहार, जिसके दर्द को आज तक कोई भी भारतीय नहीं भूल पाया है। वो दर्दनाक घटना जिसको आज भी भारतीय याद कर अंदर ही अंदर क्रोधित होते हैं, दर्द में भावनाओं से डूब जाते हैं।
ये वही बाग है जहाँ पर आज हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। फिर यहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि लोग दर्शन के लिए साथ साथ एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के इस दर्द को जो है भूल नहीं पाते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं ये म्यूज़ियम्स हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, समय बदलता गया इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर नई बनावट हो गई, नई तरीके बना दिए गए, मगर जैसे उस वक्त था आज भी वो वैसे ही है। यहाँ आते ही आपको अंदर एक अलग सा दर्द महसूस होगा, एक खुशी भी होगी, मगर उस घटना को याद करने के साथ साथ आपके अंदर एक अलग सा दर्द सा महसूस होता है। जैसे पहला म्यूज़ियम है, इसके अंदर हम चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। फिर जैसे आप देख सकते हैं अमृतसर के जनसंख्या के बारे में बताया गया है, यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है, उस दर्द के बारे में बताया गया है। एक छोटी सी यहाँ पे झांकी बनाई गई है कि किस प्रकार यहाँ पर लोगों को वो रात आज भी याद है, 13 अप्रैल की वो रात जिसे कोई कभी भूल नहीं पाया। उस वक्त दर्द को लोगों ने अपनी चिट्ठियों के द्वारा बयां किया। ये छोटी सी झांकी बनाई गई है कि किस प्रकार हमारे भारतीयों पर एक क्रूरता भरा कृत्य किया गया था जनरल डायर द्वारा। बहुत ही दर्द भरी घटना थी। उसके बाद यहाँ के म्यूज़ियम्स में उस ब्लैक संडे को भी बताया गया है। हर एक उस घटना को यहाँ पे बताया गया है जो कि एक हमारे भारतीय आज़ादी के इतिहास में बहुत ही ज़रूरी घटनाएं हुई थी। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे घूमने के साथ साथ अपने नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को जान सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है जो कि यहाँ पे आने के कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी 1 रुपया पैसा यहाँ पर नहीं लगता है। फिर यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद हम उस कुएँ की तरफ जाते हैं जिस कुएँ में भारतीय अपने आप को बचाने के लिए कूद जाते हैं, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे वहाँ पर कूद जाते हैं और अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। ये वही गोलियाँ हैं जो जनरल डायर द्वारा हमारे भारतीयों पर चलाई गई थी। आज भी उसके निशान अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, भारतीयों के उस दर्द को बयां कर रहे हैं, उस लड़ाई में किए हुए अपने प्राण की आहुति को बयां कर रहे हैं। फिर यहाँ के देखने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ निकलते हुए हम नेक्स्ट म्यूज़ियम में जाते हैं। यहाँ पर भी लाहौर के उस अधिवेशन को दिखाया जाता है, जनरल डायर को बरी कर दिया जाता है, जिसे गलत साबित नहीं किया जाता है, मगर मालवीय द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें बताया जाता है कि जनरल डायर द्वारा ये किया गया कार्य बहुत ही गलत, बहुत ही जनसंहार, ये बहुत ही गलत तरीके का था, बहुत ही गलत था। उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा देर रेस्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं और पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई रहती है। फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए और भी अच्छी चीज़ें थी, और भी अच्छी जगह है, क्योंकि एक भले ही ये उस समय का जनसंहार इस बाग में हुआ हो, मगर आज इसे काफ़ी सुंदर बनाया गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वो गोलियों के निशान बने हुए हैं, जिन्हें देखने के बाद आपके अंदर एक बार गुस्सा उमड़ता है, एक दर्द आ जाता है। ये गोलियों के निशान, ये जगह देखने के बाद ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त किस प्रकार एक क्रूरता भरा जनसंहार किया गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बीच में बना हुआ, जो उस वक्त भी बना था और आज भी यहाँ पर विद्यमान है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। बहुत ही अच्छी मंदिर बनी हुई, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ देखने के बाद। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप गोलियों के निशान बने, यहाँ पर हर जगह इस बाग में हर जगह गोलियों के निशान बने हुए हैं जो जनरल डायर द्वारा किए गए कृत्य को दर्शाते हैं। ये वही खूबसूरत स्तंभ है जो हमारे भारतीयों की वीर गाथा को दर्शाता है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम द्वितीय जो यहाँ तीसरा म्यूज़ियम बनाया गया है, हमारे भारतीयों को यहाँ पर अंकित किए गए हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं जो उस वक्त की गाथा को दर्शाते हैं, जो कि एक पौराणिक कह सकते हैं, ऐतिहासिक इस जगह को कह सकते हैं। काफ़ी सुंदर जगह इसे बनाई गई है, जो कि हमारे नॉलेज के लिए, बच्चों के लिए और बहुत ही एक हमारी भारतीयों की वीर गाथा को यहाँ पर दर्शाया जाता है। यहाँ पर आने के बाद हमें अपने कल्चर्स की, हमें अपने क्रांतिकारियों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं जो कि नहीं पता था। जैसा कि आप देख सकते हैं वही जगह है जहाँ से जनरल डायर ने बिना किसी सोचे समझे एक क्रूरता भरा जनसंहार किया था। उसके बाद हम इस जगह से आगे निकलते हैं और जैसे कि देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह थी। यहाँ पे आने के बाद मुझे अपने संस्कृति के बारे में, अपने क्रांतिकारियों के बारे में, अपने देशवासियों के बारे में और बहुत कुछ जानने का मौका मिला। उसके बाद ये वही दीप जल रही है, हमारे अमर ज्योति जिसे कहते हैं, जो उस वक्त सेनानी थे। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जो कि अंतिम म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है, हमारे क्रांतिकारियों के चिन्ह दिखाए गए हैं, क्रांतिकारियों के बारे में पूरी तरह से हमें ज्ञान दिया जाता है। और ये वही जगह, ये वही कलश है जिसमें उधम सिंह की अस्थियाँ रखी हुई हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना थी। फिर हमें यहाँ से दर्शन करने के बाद, फिर यहाँ से घूमने के बाद, यहाँ से जानकारी लेने के बाद हम बाहर की तरफ निकलते हैं और अपने आगे के प्लेस के लिए
निकल जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। फिर यहाँ से हम निकलते हैं बाघा बॉर्डर की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ से गाड़ी की और गाड़ी करने के बाद हम बाघा बॉर्डर के लिए आगे के लिए बढ़ते हैं। फिर वहाँ से बढ़ते हैं आगे। बाघा बॉर्डर पहुँचने से पहले हमें यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जिसे वैष्णो देवी का मंदिर कहा जाता है। वैष्णो देवी का मंदिर इसलिए यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि वैष्णो देवी की यहाँ पे एक छोटी सी झलक यहाँ पे दिखाई गई है। वैष्णो देवी की तरह यहाँ पे एक छोटी सी गुफा आर्टिफिशियल बनाई गई है। सभी देवी देवताओं को दिखाया गया है। सभी देवी देवताओं के दर्शन यहाँ पे किए गए हैं। सभी देवियों के रूप यहाँ दिखाए गए हैं। सभी देवताओं के रूप यहाँ दिखाए गए हैं। सभी भक्तों को यहाँ पर बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ मिलती है। सभी देवी देवताओं के यहाँ पे दर्शन मिलते हैं। तो हमने कहा कि जब दर्शन कर बाघा बॉर्डर जाने से पहले यहाँ पर थोड़े से दर्शन करते हुए चलते हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर थी यहाँ पे दोस्तों। जैसा इसका नाम वैष्णो देवी मंदिर है। वैष्णो देवी मंदिर सिर्फ इसे कहा जाता है, असली में वैष्णो देवी नहीं है। वैष्णो देवी क्यों कहा जाता है जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। फिर यहाँ पर सभी पूजनीय ऋषि संतों की चित्र भी दिखाए गए हैं, जानकारियाँ दी गई हैं। ये भी एक अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आप लोग अमृतसर आते हैं तो इस मंदिर में भी जाएं, काफ़ी सुंदर और अच्छी जगह है। फिर यहाँ से हम सभी देव देवताओं को जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी देवियों के बारे में दिखाया गया है। फिर से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सभी ऋषियों के बारे में दिखाया गया है। फिर यहाँ से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और ये जैसे आप वैष्णो देवी की गुफा के जाते हैं सेम ऐसे यहाँ पे गुफा को बनाया गया है। तो जैसे जैसे आप गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं, रास्ते में पूरे देवी देवताओं के फ़ोटोज़, मूर्तियाँ, उनकी जानकारियाँ बीच बीच में दिखाई गई हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितनी भी आपको थकावट हो, मगर इस मंदिर में आने के बाद आपकी हिम्मत अपने आप प्रज्वलित हो जाती है, आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, आप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शंकर जी के सभी शिवलिंगों को भी दिखाया गया है। जिसे नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो, यहाँ पर भी वो देखकर अपनी नॉलेज जानकारी को बढ़ा सकता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर थे। फिर यहाँ पर हम बाघा बॉर्डर के लिए आगे निकलते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाघा बॉर्डर पहुँचने से पहले यहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है। फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। यहाँ पर इसलिए हम रुकते हैं कि बाघा बॉर्डर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम था, भूख लगती, बाघा बॉर्डर में टाइम, आखिरकार हम बाघा बॉर्डर पहुँच ही जाते हैं। बाघा बॉर्डर पहुँचकर आप लोग जैसा देख सकते हैं, थोड़ी दूर पे यहाँ पे आपको गाड़ी उतार देंगी। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी तो आप आगे तक जा सकते हैं, मगर अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो आपको थोड़ा पहले उतार देते हैं। फिर यहाँ बाहर बड़ा अच्छा बोर्ड बनाया गया है। यहाँ पर हर जगह BSF की पूरी चौकियाँ बनी हुई हैं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल बसें हैं तो आपको थोड़ा और आगे तक जाने का मौका मिल जाता है। मगर आप शेयरिंग में हैं तो आपको मेरी तरह पैदल ही जाना पड़ेगा। शेयरिंग में आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगता। शेयरिंग में आपको पर पर्सन 120 से 150 लोग बोलते हैं। तो आप अगर जितना बार्गेनिंग कर पाएँ, आप चाहें तो 70-80 तक भी जा सकते हैं। और अगर आप बुकिंग करके जाते हैं तो आपको 2 से 2,500 रुपये बुकिंग का लग जाता है। फिर रास्ते में आपको काफ़ी कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं जिसे आप वहाँ ले जाकर बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको खाने की मिलती है, मगर अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है। मेरी फैमिलीज़ हम सब काफ़ी खुश थे अपने इस सुंदर परेड को देखने के लिए। फिर हम चेहरे पर तिरंगा लगाकर, सर पर तिरंगा ओढ़कर हम आगे की तरफ अपने इस गौरवान्वित समय को महसूस करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। मेरी बेटी काफ़ी खुश है यहाँ पर जाने के लिए। सभी तैयारियाँ पूरी तरह से कर रहे हैं और देखिए बड़ी खुशी और बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम अपने इस बाघा बॉर्डर की तरफ पहुंचने वाले हैं। वैसे परेड का समय तो 4:30 का था, उससे पहले लेकिन पहुंचना होता है इसलिए क्योंकि वहाँ पर सीट पकड़ना होता है। जो पहले पहुंचा वो जो पहले पहुंचता उसकी वही सीट पहले हो जाती है। यहाँ पे कोई किसी का नाम का सीट नहीं होता, कोई सीट की बुकिंग नहीं होती। इसलिए हम जल्दी जल्दी जाते हैं क्योंकि जितना भी हम आगे बैठेंगे उतना ही हमें नज़दीक से परेड देखने का और उतनी खुशी हमें देखने को मिलती है। रास्ते में काफ़ी मार्केट लगे होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। ये देखिए पूरा क्यूज़ बने हुए क्योंकि भीड़ के होने के दौरान इन क्यू का यूज़ होता है। यहाँ पे सुरक्षा की जांच कोई उन्नत दर्जे की है। कोई भी अराजक तत्व अंदर नहीं जा सकता, कोई भी गैरकानूनी चीज़ें अंदर नहीं जा सकती। फिर हम धीरे धीरे अपने बाघा बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे बाघा बॉर्डर की तरफ पहुँच रहे हैं, जो कि मेरा पहली बार है ये यहाँ पे पहुँचने की जो खुशी है, अंदर एक गर्व जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। और ये देख सकते हैं वो बॉर्डर है जिसको पार करके हम अंदर बाघा बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर BSF पूरी तरह से तैनात होती है, सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होती है। 144 बटालियन यहाँ पे BSF लगी हुई है जो कि अपनी सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करती है। सुरक्षा पूरी तरह होती है, हर जगह चौकियाँ बनी हुई हैं, हर जगह सिपाही खड़े हैं, हर जगह हमारे देश के सैनिक खड़े हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए मेरी पूरी फैमिली जिसमें मेरी मामी है, भाई है, सभी खुशी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि सबके ये पहला समय था, पहली बार देखने के लिए परेड आए हुए हैं तो खुशी होना लाजमी है। और अपने देश का परेड देखना और ख़ास करके बॉर्डर देखना जिसको बहुत खुशी मिलती है, सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए हम बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी अच्छा सीट मिलेगा।
और ये देखिए भीड़ पहुंच चुकी है, मुझसे पहले भी काफ़ी लोग पहुंच चुके थे। सब अपनी अपनी जगह पकड़ चुके हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं उस परेड का, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं। काफ़ी सुंदर परेड होती है। परेड तो हम सभी देखते हैं, मगर यहाँ वाघा बॉर्डर की परेड, जो कि एक अपने भारतीय होने को गर्व को महसूस कराती है, बहुत ही गौरवान्वित होती है। सभी अपनी अपनी सीट ग्रहण कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में देखेंगे आप, यहाँ पे पूरी जगह भर चुकी होती है। जो वहाँ पे सीट्स देख रहे हैं वो रिज़र्व सीट्स होती हैं, जिसको आपको पहले ही फ़ौज के थ्रू आपको रिज़र्व कराना होता है। बाकी आप वहाँ बैठें, चाहे आप इससे बाहर की तरफ बैठें, मगर आपको परेड काफ़ी सुंदर, बहुत ही अच्छा दिखता है। अभी भले धूप है, लेकिन धीरे धीरे 4:30 बजे के बाद परेड यहाँ पे स्टार्ट होती है। भीड़ यहाँ बढ़ जाती है, पूरी सीटें भर जाती हैं। कोई भी जगह यहाँ पे खड़े होने की देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। इसे जितनी जल्दी आप आते हैं उतनी जल्दी आप यहाँ पर परेड देखने के लिए अच्छी सीट पकड़ सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं परेड स्टार्ट हो चुकी है। बीएसएफ सॉन्ग के साथ महिला सिपाही बीएसएफ की, जो कि बीएसएफ तिरंगे और अपने भारत के तिरंगे के साथ परेड की शुरुआत करती हैं। और काफ़ी सुंदर दृश्य है, देख सकते हैं आप। एक तालमेल के साथ इस परेड की तरफ आगे बढ़ाया जाता है। इतना सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इस परेड की शुरुआत होती है। एक सुंदर गाने के साथ यहाँ परेड स्टार्ट होता है। और ये है हमारी बीटी टीम, जो कि डॉग स्क्वाड के साथ आते हैं और एक अपने डीआईजी साहब के आदेश के साथ इस परेड को और अच्छा बनाने के साथ साथ आगे की शुरुआत करते हैं। फिर यहाँ पर एक जोरदार बिगुल के साथ इस परेड की शुरुआत होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, परेड की शुरुआत के साथ साथ कितना यहाँ पर सुंदर दृश्य हो रहता है। जो परेड की जो देखने की जो एक गौरव है, हर कदम के साथ जोश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कदम बढ़ते जाते हैं, जो परेड आगे बढ़ते जाती है, एक जोश बढ़ता जाता है, एक अंदर ही एक उत्साह पैदा होता है, एक गर्व पैदा होता है कि भारतीय है। और देखिए कितनी स्पीड और कितनी तेज़ी के साथ हमारी ये सिपाही, हमारी ये परेड कितनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रही है। और अपने दमखम के साथ अपने परेड को दिखाया जाता है। जैसे जैसे परेड बढ़ता है, वैसे ही वैसे देखने आए हुए लोग रहते हैं, उनमें उत्साह बढ़ता है, वो खुश होते हैं। उतने ही ज़्यादा आवाज़ होती है, उतनी ज़्यादा ही चिल्लाहट होती है, लोग एक दूसरे को देखकर और तेज़ चिल्लाते हैं, उतना ही उत्साह होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे दोनों देश एक दूसरे के दमखम को दिखाते हुए, एक दूसरे के पैरों को पटक कर एक दूसरे की ताकत को दिखाते हुए, एक दूसरे के जोश को दिखाते हुए अपनी ताकत को दिखाते हैं। यहाँ पर बात दुश्मनी की नहीं, यहाँ पर बात है एक दूसरे की जोश को देखने की, कि कैसे जोश एक दूसरे के जोश को बढ़ाते हैं। यहाँ पर जितने ही जोश बढ़ते हैं, परेड चलते जाते हैं, वैसे ही देखने में आए लोग और तेज चिल्लाते हैं। स्टेप बाय स्टेप लोग अपने परेड को आगे बढ़ाते जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ये दृश्य। और नज़ारा देखते हुए ही आवाज़ रुक नहीं रही थी, आवाज़ तो होती जा रही थी। दोनों देश के सिपाही अपनी ताकत को दिखाते हुए, अपने दम को दिखाते हुए एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत का नमूना दे रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आओ, और इतना सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। बाकी पता नहीं, बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही सुंदर था ये सुंदर नज़ारा, ये सुंदर परेड, जिसे देखने के बाद और खुशी महसूस होती है और एक अंदर उत्साह पैदा होता है, गर्व पैदा होता है, जिसे देखने के बाद एक खुशी सी होती है। फिर हमारे परेड करते हुए हमारे सिपाही गेट की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कैसे दोनों देश के सिपाही अपनी अपनी ताकत, अपने जोरों के साथ अपनी ताकत को जोश को दिखाते हुए एक दूसरे पे अपनी अपनी दौड़ जमा रहे हैं। बहुत ही सुंदरता के साथ अपने परेड के साथ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ये, जिसे देखने के बाद अंदर ही अंदर गर्व में पैदा होता है, एक खुशी पैदा होती है, एक जोश पैदा होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि कितनी खुशी के साथ अपने अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ये। फिर यहाँ से परेड आगे की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे आगे परेड आगे की तरफ बढ़ता है, ताकत और जोश और गर्व और बढ़ता जाता है। बहुत खुशी पैदा होती है, बहुत खुशी लगती है। जैसे आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी ताकत कैसे हर सिपाही दिखाने की कोशिश करता है। पैरों की ताल, पैरों की खूबसूरती को पटकना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये। आप लोग देख सकते हैं और जब भी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। इसको देखते देखते कब समय हो जाता पता ही नहीं चलता है। इस 2 घंटे के अंतराल में परेड कब ख़त्म हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और इस परेड को देखते देखते हमारे अंदर ही अपने गर्व महसूस होता है। परेड देखने के बाद हम बाहर की तरफ निकलते हैं। अब रात का समय हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वैसे समय बहुत कम था, मुझे वापस आने की ट्रेन भी पकड़नी थी। काफ़ी समय कम होने के कारण हम यहाँ से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग आएँ तो बहुत अच्छी जगह है, प्लीज़ ज़रूर आएँ। बाय बाय।